फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपीएससी सीसैट 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस के। मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश की है। पहले हम वैसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जिस क्वेश्चंस को बनाने में हमें बहुत कम टाइम लग सकता था, ठीक है, ताकि जो बच्चे ये बोलते टाइम मैनेज नहीं हो पाया या बहुत ज्यादा प्रेशर था तो कैलकुलेशन एरर हो रहे थे, वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास भी एक हार्ड कॉपी होता है तो बहुत इजीली आप उसको चेंज कर सकते, पेज इधर से उधर पलट सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक सीरीज लिखा गया है, वो सीरीज आपका एक कंटिन्यू सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से सीरीज आपकी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं 489 पोजीशन पर जाकर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके पीछे, आप समझना। जब आप यहां तक काउंट कर रहे हैं तो जो डिजिट है वही नंबर है। मतलब अगर मैं 1 कह रहा हूं तो 1 ही डिजिट भी है, 1 नंबर भी है। अगर मैं 5 काउंट कर रहा हूं तो 5 डिजिट भी है, 5 नंबर भी है। लेकिन जैसे ही मैं 10th पोजीशन पे पहुंचता हूं तो 10th पोजीशन पे मेरे पास सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और 11th पोजीशन पे मेरे पास 0 लिखा हुआ है। यानी कि मुझे पता है कि आप स्टार्ट फ्रॉम 10, अगर मैं 10 से बात करूं तो 10 से जितने भी नंबर्स होते हैं टिल 99 तक क्या मिलते हैं, 2 डिजिट नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर ये डिजिट की बात करा जाए तो ये 2 होते हैं, जबकि नंबर्स की बात किया जाए तो 1 होते हैं। यही कारण है कि 489 पोजीशन तक बच्चा कभी ये नहीं बोल सकता कि डायरेक्टली यहां पे 489 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 489 डिजिट तक नंबर स्प्लिट हुए हैं। ठीक है, अब उसके पीछे आपको क्या करना है, बनाने का मैं तरीका बताता हूं जिससे बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। देखिए, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं बात करता हूं 1 डिजिट नंबर की, अगर मैं 1 डिजिट नंबर की बात करता हूं तो वो 1 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, यानी यहां पे अगर डिजिट की बात करूं तो वो भी 9 है, और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो वो भी आपका 9 है। ठीक है, अच्छा, इस उसके बाद अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूं तो 2 डिजिट आपका 10 से लेके 99 तक होता है। नंबर्स की बात करें तो 90 होते हैं, क्योंकि सारे 2 डिजिट के होते तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 180 डिजिट यहां तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट आपका 100 से लेके 999 तक होता है। यहां तक टोटल नंबर्स आपके 900 होते हैं। मतलब डिजिट की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 900 इज इक्वल टू 2700 डिजिट्स होते हैं। देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चा, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कह रहा हूं कि सबसे पहले मुझे ना डिजिट्स के तौर पे ब्रेक करना पड़ेगा। सिंगल डिजिट जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं, जिसमें नंबर की और डिजिट्स की वैल्यू सेम होती है 99, क्योंकि ये सिंगल सिंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम डबल डिजिट की बात करते तो रेंज मेरा 10 से लेकर 100 तक हो जाता है। नंबर तो 90 होते हैं, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट का होता है, इसलिए मैंने 2 से 90 को मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 180 मिला। और यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर होते हैं, इसलिए मैंने 900 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2700 मिला। इसी प्रकार आप आगे के रेंज देख सकते हैं। ठीक है, जनरली एग्जाम में रेंज इतना ही होता है। अगर कभी आ भी जाए अगला तो 4 डिजिट में अगर आप देखेंगे तो वो 1000 से लेके आपका 9999 तक होता है, जिसमें नंबर्स आपके टोटल 9000 हो जाएंगे। और क्योंकि ये 4 डिजिट का होता है बेटा, तो 4 गुना 9000 आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 36,000 डिजिट्स हो जाते हैं। आपके पास कितने हो जाते हैं? 36,000 डिजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है छोटा बेटा, अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा एक काम ये करना है। देखो, करो क्या आप कि आप यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 डिजिट भी हटाना है, हमें 2 डिजिट भी, हमें एक सिमिलर रेंज में आना होता है ताकि हम पेयर्स को इजीली काउंट कर सकें। तो सिंगल पेयर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके कौन से, ये 9 डिजिट और ये आपके 180 डिजिट, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं टोटल 489 पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, इसमें से मैं 9 और प्लस 180 इसको अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो मतलब 4 माइनस 189, सॉरी मतलब बच्चा इसमें से अपन को 489 में से मुझे 189 माइनस करना है, मतलब मेरे पास 300 आएंगे।
अब कोई बच्चे को ये डाउट होगा कि आपने 189 ही माइनस क्यों किया, आपने ज्यादा क्यों नहीं किया। तो देखो हम कोशिश ये करते कि सिमिलर रेंज में आ सके। हमने पहले इसमें 9 हटाया ताकि सारा डबल डिजिट समझ में आए। अब डबल डिजिट का जो मैक्सिमम काउंट आता है 180 तक, मैंने उसको भी माइनस उसमें इंक्लूड करके कर दिया। उसके बावजूद जो रेंज बच रहा है अब वो वैल्यू 2700 से कम है, मतलब कि ये जितने भी डिजिट्स बचे हैं वो मैक्स टू मैक्स आपके 3 डिजिट के नंबर तक गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे नंबर 3 डिजिट के होंगे तो जो नंबर आता है उसको हम 3 से डिवाइड करके ये देखते कितने पेयर मतलब कितने नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि 100 नंबर फॉर्म हुआ है। कितने नंबर फॉर्म हुए? 100 नंबर फॉर्म हुए। अब यहां पे ही आपका पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो सबसे पहला 3 डिजिट आपका कौन होता है? 100 होता है। 100 को आप क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। अब आप उसी प्रकार 101 को क्या कहेंगे? आप 2 कहेंगे। अब मुझे 100 पेयर निकालना है कि 100 पेयर पे 100 पूरा पूरा पेयर बना है, उस तक कौन सा नंबर काउंट हो गया था। तो मैं यहां पे देखूंगा कि 100 पेयर पे कौन काउंट हो गया। तो देखो यहां भी डिफरेंस 99 का है, यहां भी डिफरेंस 99 का, मतलब यहां भी अगर मैं डिफरेंस 99 का रखता हूं बच्चा तो मुझे समझ में आया कि नंबर आपका 199 तक का काउंट हुआ है। अब जरा बताओ, अगर ये सीरीज ऐसे बढ़ रही थी, यहां पे 189 था, उसके बाद 199 था और यहीं पे आके काउंटिंग खत्म हुई, तो बताइए यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 9 है। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आपको एक सिमिलर रेंज में आना होता है। किसमें आना होता है? सिमिलर, सेम रेंज में आना होता है। ठीक है, सेम रेंज कहने का मतलब या तो 1 डिजिट चल रहा हो, या तो 2 डिजिट चल रहा हो, या तो 3 डिजिट। यहाँ पे क्वेश्चन 3 डिजिट के बेसिस पे था। ये बात मुझे कैसे समझ में आई? क्योंकि इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो 189 से आगे था। ठीक है, अभी वीडियो में बने रखना। मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस रखे, कोशिश करूंगा वीडियो छोटा रखूं पर मल्टीपल क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। ठीक है, चलो, और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आसानी से बन सकते थे। ठीक है, अब यहां पे आपको कहा जा रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। कब करना है? 1 3 5 7 9 ऐसे करके ये नंबर 999 तक गया है। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से सारे बच्चे इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो सीरीज है ये आपकी कैसे संख्या की है, जिसको आप ऑड नंबर कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। और हिंदी वाले बच्चे इसको विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो बच्चा आप एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी विषम संख्या का सीरीज चल रहा हो, सीरीज में कहीं पे भी एक जगह 5 आ गया हो और सीरीज किस फॉर्म में हो? मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है ना, गुना के तौर पे लिखा हो, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन के तौर पे हो, तो ध्यान रखना उसका यूनिट डिजिट बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा 5 होता है। क्या होता है? हमेशा 5 होता है। हमेशा क्या होगा? 5 होगा। ध्यान रखना, एक बात कहीं नोट करके रख लो, 5 मल्टीप्लाई बाई ऑड हमेशा आपका 5 आता है, और वहीं अगर 5 मल्टीप्लाई बाई एनी इवन, वहां पे आपका आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस सीरीज होता, मतलब कि एक नेचुरल नंबर का सीरीज होता, तब आंसर 0 होता, लेकिन क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज है इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा है कि हमें एक 4 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है ना, 4 अंकीय संख्या चाहिए जब उस संख्या को 3 से 5 से 6 से 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 3 4 और 7 बचता है। तो n का सबसे छोटा मान क्या होगा? यानी कि मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब समझो कोई भी एक नंबर है n, जब मैंने उसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरी कितनी बची? 1। जब मैंने उसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो मेरी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी बची? उस कंडीशन में मेरी रिमाइंडर की वैल्यू बची 3। जब मैंने उस नंबर को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरी कितनी बची? 4। जब मैंने उस नंबर को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी बची? 7। अब मैं यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 2। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी निकालो 2 आ रहा है, यहां भी निकालोगे तो 2 आएगा, यहां भी निकालोगे तो 2 आएगा। जब भी आपका जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है, जिस नंबर से विभाजित किया जा रहा है और शेषफल जो आ रहा है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है, अगर वो समान होता है
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला लिख देता हूं बट याद मत करना यार, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो उसी प्रकार कोशिश करना कि n इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में माइनस के होता है। और ये के क्या होता है, ये डिफरेंस वैल्यू होता है। ये के क्या होता है, ये डिफरेंस वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करो आप, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। यहां पे एबीसी किसको कहा जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, मतलब ए यहां पे 3 है, बी यहां पे 5 है, सी यहां पे 6 है और डी यहां पे 9 है। तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो बेटा जब आप एलसीएम ऑफ, यानी जिसको आप लघुत्तम बोलते हैं, 3, 5, 6, 9, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एलसीएम 90 आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि 1000 में, क्योंकि 1000 सबसे छोटी संख्या होती है, इससे आप 90 को डिवाइड करके देखो। तो 9 से एक बार में, 90 से एक बार में डिवाइड करेंगे तो यहां 10 आ जाएगा, फिर 100, फिर एक बार करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। यहां रिमाइंडर बच रहा है कितना, 10। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 99 नहीं मिल रहा है, 990 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बच्चा, 990 मिल रहा है। अब 990 तो 3 डिजिट नंबर है ना, मुझे क्या चाहिए 4 डिजिट। तो इसमें 90 एक बार और जोड़ दो, इसमें नंबर एक बार और जोड़ दो। मैंने क्या कहा, वापस से सुनो। आपको क्या करना था, जितना एलसीएम आया उससे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग देना था। आपने भाग दिया, आपको जो आपका बोल सकते हैं क्वेसेंट होता है, क्वेसेंट कितना आया बेटा, 11 आया। अब इस 11 को जब मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास डेटा कितना आया, 990 आया। 9 से 90 3 अंकों की संख्या है और क्वेश्चन ने मुझसे 4 अंकों की संख्या मांगा था, इसलिए मैं इसमें एक 90 और ऐड कर दूंगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080। तो आपको क्या करना है बच्चा, देखो यहां पे n की जो वैल्यू मुझे चाहिए थी वो कितनी मिल गई, 12, क्योंकि मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 12 कैसे हुआ, पहले 11 से मल्टीप्लाई करके एक एक्स्ट्रा 9 ऐड करोगे, 90 ऐड करोगे तो 11 बार मल्टीप्लाई ना करके मतलब 12 बार मल्टीप्लाई किया, और माइनस के का मतलब ये 2, तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 2 मतलब 10078। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो मैंने यहां पे 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो एक बार वापस से समझा देता हूं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में 90 मल्टीप्लाई बाई 11 किया था, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आई थी 990, फिर आपने इसमें प्लस 90 किया, तो मतलब एक बार 90 और जोड़ा गया, तो मतलब एक बार 90 और जोड़ा गया, मतलब सीधा सीधा 12 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि P और K एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित हो सकती है, एक खुद से और एक तो खुद से और एक से। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको p² प्लस k का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि वो भी एक अभाज्य संख्या हो और उसका मान 30 से कम होना चाहिए, उसका मान 30 से कम होना चाहिए। तो बताओ कि k के ऐसे कितने संभावित संख्या हो सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू बेसिकली निकालनी है, मुझे बेसिकली यहां पे k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, k की वैल्यू निकालनी है। तो जरा चेक किया जाए कि अभी तो पहले 30 से छोटा कितना प्राइम संख्या है। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23, 29। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये सारी संख्याएं आपकी किससे छोटी है बेटा, ये सारी संख्याएं आपकी 30 से छोटी है। अब मुझे इसमें कॉम्बिनेशन बनाकर देखना है, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहां पे स्क्वायर है, तो बड़े नंबर को लेने से बेटर है कि आप छोटे नंबर का स्क्वायर लो और चेक करते रहो के लिए जो चांस है जो वो किसके साथ बेटर जा रहा है, ठीक है। तो जरा मैं पहला कॉम्बिनेशन देखूं, तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा 5 से बन सकता है कि 5 के स्क्वायर से। अगर मैं p की वैल्यू 5 मानता हूं तो जरा चेक करके देखो, पहले बार में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं एक प्राइम नंबर में 2 भी जोड़ता हूं तो इसकी वैल्यू 27 आती है। ये एक प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, मतलब ये तो संभव नहीं है। अगर मैं दूसरी बार 5 स्क्वायर लेता हूं, फिर मैं अगर इसमें 3 ऐड करता हूं तो ये 28 होता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है।
इससे बड़ा नंबर लूंगा तो 30 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब p को 5 रख के तो संभावना नहीं बन रही है। अगर मैं p को यहां पे 3 रखता हूं तो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 11 आएगा, मतलब ये तो संभव है। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ूं तो भैया ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, ये संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं 3 का स्क्वायर ना लिख के सिंपली लिखता हूं, 9 में अगर मैं अगला 5 जोड़ूंगा तो भी इवन, 9 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो भी इवन। इवन मतलब सॉरी, आप उसको अभाज्य संख्या ना करके भाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं, अगेन आपके भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 में अगर मैं 17 जोड़ता हूं, ठीक है, यहां से 26, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 में अगर मैं 19 जोड़ता हूं, ये कितना हो जाएगा, 28, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो भाई मेरे यहां तक तो पॉसिबल नहीं, तो मतलब अभी तक तो मुझे k की मात्र एक वैल्यू मिली है 2। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं p की वैल्यू 2 मानता हूं, ठीक है, 2 मानने पे क्या क्या संभव हो रहा है वो देखो। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, इसमें मैं पहला नंबर 3 जोड़ता हूं, ठीक है, तो भाई मेरे ये 7 होगा, संभव है। ठीक है, संभव है। चलो ध्यान रखिएगा, मैंने 2 इसलिए नहीं जोड़ा कि जोड़ने के बाद वहां पे वैल्यू 6 हो रही थी और वो आपकी अभाज्य संख्या की जगह भाज्य संख्या हो जाती। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि बच्चा आपने जोड़ा क्यों नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, एक नया नंबर मिला आपको 3 यहाँ पे। 2 का स्क्वायर करके अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूं तो 9 आएगा, संभव नहीं है क्योंकि ये आपका भाज्य संख्या होता है। इसके स्क्वायर में अगर मैं 7 जोड़ू 11, ये संभव है। 2 के स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे 11 जोड़ता हूं तो 15, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के स्क्वायर में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो 13 4 17, ये आपका एक अभाज्य संख्या है। 2 के स्क्वायर में अगर मैं 17 जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये 21, ये संभव नहीं है। 2 के स्क्वायर में अगर मैं 19 जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये 23, ये संभव है। 2 के स्क्वायर में अगर मैं 23 जोड़ता हूं तो ये 27, ये संभव नहीं है। उसके आगे जोड़ेंगे तो नंबर 30 को क्रॉस कर जाएगा। तो जरा ढूंढिए k के कितने मान आपको मिले। तो k का अगर मैं मान ढूंढूं तो एक तो यहां पे मिला 19, ठीक है, 19 मिला। फिर उसके बाद मुझे मिला यहां पे 13, फिर उसके बाद मुझे मिला यहां पे 7, फिर यहां पे मुझे मिला 3, ठीक है, और फिर मुझे यहां पे मिला 2। ठीक है, तो दोस्तों टोटल कितने संख्या संभव है, टोटल 5 संख्या संभव है। मतलब k के अलग अलग कितने मान हो सकते हैं, 5 मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं, 5 मान हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरली मैंने जितने भी बच्चों से डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलतियां करी हैं, भर भर की गलतियां करी हैं। ठीक है, अब पता नहीं उनको कहां पे गलती हुई उनसे, क्योंकि वो क्वेश्चंस को सही से समझ नहीं पाए, शायद यही हुआ होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रेंज दिया हुआ है, 4 जो है या तो x के बराबर या इससे छोटा हो सकता है, सॉरी गलत बोल गया, जो x है या तो वो 4 के बराबर, ठीक है ना, या 4 से बड़ा हो सकता है, और या तो 8 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे x का मिनिमम वैल्यू बात करो तो 4 होगा और मैक्सिमम वैल्यू बात करो तो 8 होगा। ये उसका मिनिमम मतलब कम से कम मान हो सकता है, ये उसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मान हो सकता है। ठीक है, ये इसका न्यूनतम हो सकता है, ये उसका अधिकतम मान हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस कहता है कि 2 जो है वो या तो y से बराबर हो सकता है, या तो y 2 से बड़ा हो सकता है, या तो ये 7 के बराबर हो सकता है, या 7 से छोटा हो सकता है। मतलब जो y का न्यूनतम मान मिलेगा वो 2 मिलेगा कम से कम, और y का मैक्सिमम मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कहा है कि आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई का, ठीक है ना, इसका न्यूनतम मान लेना है और इसका न्यूनतम मान लेना है और इसका आपको अधिकतम मान लेना है। तो अधिकतम लेने के लिए दोनों अधिकतम डाटा को ले लो। तो अधिकतम डाटा को ले लोगे तो 8 प्लस 7, ठीक है। अब यहां पे बच्चों ने क्या किया है, अधिकतम में उसने 8 प्लस 7 ले लिया और न्यूनतम में उसने 4 और 2 ले लिया था। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का आंसर 15/2 आया था, और बच्चों से यही गलती होगी, बच्चों ने बी ऑप्शन टिक कर दिया था। देखो यहीं पे गलती हुई थी आप लोगों से, ये गलती नहीं करनी थी। आपको उसने x माइनस वाई का डिफरेंस बोला है और मिनिमम डिफरेंस बोला है। तो अगर मैं 4 - 7 लेता हूं तो ध्यान रखना यहां पे इसका डिफरेंस वैल्यू
2 आ रहा था उस समय, इसमें -3 आ रहा था, -3 सबसे छोटा माना जाएगा 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, -5। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा वीडियो के साथ, और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।